बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून तोड़कर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। नियम का उल्लंघन करने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा भी मिलना चाहिए, यह अदालत ने साफ किया है। दोषी कौन है यह कोर्ट तय करेगा। कार्यपालिका जज नहीं बन सकती, जज का काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस जरूरी। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए। नोटिस में बताया जाए कि घर अवैध कैसे है। नोटिस को घर की दीवारों पर चस्पा किया जाए। नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए। ये तमाम निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी किए हैं। कहा है नियम तोड़कर बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से असंवैधानिक है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक ही गलती की वजह से भी सभी लोगों को घर से वंचित नहीं किया जा सकता और इसमें अफसरों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम सभी नागरिकों के लिए बराबर है, इसलिए बुलडोजर एक्शन पर मनमानी बंद होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि घर गिराने की कार्रवाई चुनिंदा नहीं हो सकती। राज्य सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार को शक्तियों के दुरुपयोग का अधिकार नहीं। पीड़ित को पक्ष रखने का मौका मिले। बिना कारण बताओ नोटिस एक्शन अवैध। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। आरोपी को 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए। मनमानी को कड़े कानून से निपटा जाए। जिनके घर तोड़े उन्हें मुआवजा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने की मंशा पर भी सवाल उठाया और कहा कि जब भी अवैध निर्माण हटाया जाए तो उसकी वीडियोग्राफी की जाए। अदालत ने कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और आरोपी को सजा देने का काम अदालतों का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्शन से पहले आरोपी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजना होगा और यह भी बताना होगा कि निर्माण अवैध कैसे है। ये नोटिस घर पर भी लगाना होगा और इसकी जानकारी जिलाधिकारी को होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर संवाददाता पीयूष पांडे ने बात की जमीयत उलमाए हिंद के वकील शमशाद से। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ वकील शमशाद जी साथ में हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जो पॉइंट्स दिए हैं, जो पहले से पिटिशनर यहाँ पहुँचे थे, क्या उनको मुआवजा मिलेगा? और जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है तो ऐसे एयरिंग ऑफिशियल्स के खिलाफ क्या राज्य सरकारें मुकदमा चलाएंगी? देखिए, ये सब तो राज्य सरकार के ऑर्डर्स पे हुए हैं, तो राज्य सरकार तो मुझे नहीं लग रहा कि मुकदमा चलाएगी। लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन्स हैं वो अगर अपने मुकदमे लेकर अदालतों में जाएंगे तो आज के फैसले पर उन पर काफ़ी असर पड़ेगा और उसका फ़ायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि उनको मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि आश्रय एक मौलिक अधिकार है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है और स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है तो भविष्य में अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तब फिर क्या सीधे तौर पर अदालत आने का रास्ता पीड़ित पक्ष के पास रहेगा? वो बिल्कुल रहेगा। और अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। और जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी ने अदालत के निर्देश पर क्या कहा, सुनिए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सचिव नियाज फारूकी साहब। सबसे पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का असर पूरे मुल्क पे पड़ने वाला है। किसी एक समुदाय के लिए नहीं है,
किसी एक जगह के लिए नहीं है, किसी एक केस के बारे में नहीं है। ये इस फैसले की खास बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए बाइंडिंग है ऑन एवरीबडी। तो दोनों एतबार से इस फैसले की अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का जो आधार दिया है इसके अंदर, ये सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को किसी शख्स को ये राइट नहीं है कि वो इसे डिस्ट्रॉय करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का बुलडोजर एक्शन जो है वो दिस इज नॉट डिमोलिशन ऑफ द हाउसेज, दिस इज डिमोलिशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। एक बहुत बड़ा कमिट ये है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये इसके सिलसिले में जो है जो गाइडलाइन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। जहां तक का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहाँ होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक दिन में एक परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रयागराज में यूपी पीसीएस अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। छात्रों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन सोमवार से शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। छात्रों ने सोमवार सुबह 10 बजे वन शिफ्ट वन एग्जाम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बीती रात प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर आयोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके चलते आयोग के बाहर भारी संख्या में पुलिस, पीएसी, आरएएफ लगा दी गई। हालांकि इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन नहीं रुका। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग इस फैसले को वापस नहीं लेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आयोग के अध्यक्ष अंदर बैठ के चाय कॉफी पी रहे हैं, वो एक बार भी बाहर नहीं आए और हम लोग को आश्वासन तक नहीं दिए एक भी। हम लोग की सिर्फ एक मांग है कि वन शिफ्ट वन एग्जाम, वो ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वन शिफ्ट वन डे एग्जाम चाहिए हम लोगों को। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक आयोग के भीतर से कोई हम लोगों की बात सुनने के लिए नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा पहुंचे और मिथिलांचल वासियों को सौगात दी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। भारत माता की। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय भारत माता के नारे से की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड के मतदाताओं से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने और वोट डालने की अपील की। वहीं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि दरभंगा एम्स का सपना पूरा होने वाला है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही पीएम ने दरभंगा बाईपास स्टेशन और झंझारपुर से लौका रेलवे लाइन का रिमोट से वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और स्वास्थ्य विभाग के अफसर मौजूद रहे। वहीं दरभंगा एम्स को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि दरभंगा एम्स बनाने की घोषणा 2015-16 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी, लेकिन घोषणा के 9 साल बाद आज दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी गई। और दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है।
दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बैग की जांच हुई। चेकिंग का वीडियो अजित पवार ने जारी किया है। अजित पवार ने लिखा है कि मेरे बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। ये तस्वीरें उसी चेकिंग के दौरान की है। आप देखिए, यहां पर पहुंचे कर्मचारी बैग को चेक करते हुए अजित पवार ने लिखा कि मेरे बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। और महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं की चेकिंग से सियासी उबाल आया हुआ है। 24 घंटे में 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामान की जांच की गई, तो गडकरी और फडणवीस की भी चेकिंग की तस्वीरें सामने आई। पूरी खबर देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान 24 घंटे में हुई चुनाव आयोग की चेकिंग से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने भी चेकिंग पर सवाल उठाए। सोमवार को यवतमाल में उनके बैग की जांच की गई थी। अब उस्मानाबाद में तलाशी के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। उस्मानाबाद में जब प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उतरा तो चुनाव अधिकारी चेकिंग के लिए पहुंच गए। चेकिंग से पहले इसी के अफसरों से उद्धव ने उनका परिचय पूछा, आईडी देखी और फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। हेलीकॉप्टर में रखा उद्धव का बैग खोलकर देखा गया। अंदर रखे सामान की भी जांच की गई। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चेकिंग का मामला भी सामने आया है। लातूर में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के साथ बैग की भी चेकिंग की। गडकरी लातूर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग पर उठे बवाल के बीच बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। अब बीजेपी ने फडणवीस के बैग चेकिंग का वीडियो शेयर किया है। 5 नवंबर को एयरपोर्ट पर फडणवीस की चेकिंग हुई थी, तो 7 नवंबर को भी यवतमाल में फडणवीस के बैग की तलाशी ली गई थी। टीवी 9 से खास बातचीत में उद्धव ठाकरे ने तलाशी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और बैग चेकिंग के मुद्दे पर सवाल उठाए। आज आपल्या बरोबर आहेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। प्रचाराची रणधुमाळी आहे आणि तसं रिपोर्टिंग आम्ही करतो पत्रकार म्हणून बऱ्याच वेळा, पण काल आम्ही तुम्हाला बघितलं, जसं आज मी तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय तसे तुम्ही त्या वनीच्या हेलिपॅडवर इंटरव्ह्यू घेत होते आणि व्हिडिओग्राफी म्हणजे कॅमेरामॅनचंही काम करत होते। मला मी कालच्या सभेत म्हटलं की हल्ली माझी फोटोग्राफी बंद झाली आणि त्याच्यामुळे काल मला फोटोग्राफी करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी निवडणूक आयोगाला धन्यवाद दिलेले आहेत। मुद्दा काय होता की बॅग तपासायला माझी हरकत नाहीच, मी ते व्हिडिओमध्ये पण म्हटलेले आहे, पण कायदा सगळ्यांना समान पाहिजे। मग जसा कायदा मला आहे तसाच तो कायदा मोदी, शहा आणि इथले 3 तिघाडं सरकार त्यांच्या प्रमुखांना सुद्धा पाहिजे, कारण ते सुद्धा प्रचारक म्हणून येत आहेत। और महाराष्ट्र चुनाव में कई सीटों पर बागियों ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। इन सब के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के बागियों को गद्दार बताया और कहा कि इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार बागी गणित बिगाड़ सकते हैं, ये स्थिति हर पार्टी में नजर आई। ऐसे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसका जिक्र करना नहीं भूले। नवी मुंबई के एक कार्यक्रम में फडणवीस ने पार्टी से गद्दारी करने वालों के बारे में क्या कहा, सुनिए। अपनी ताकत आजमा लो, अपनी हैसियत क्या है ये आपको भी समझ में आ जाएगा। ये जो बंडखोर आहे त्यांना मी एवढं सांगू इच्छितो, आप भी अपनी ताकत आजमा लो, आपकी हैसियत क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ज्या दिवशी 23 तारखेला प्रचंड मताने आपली जागा निवडून येईल त्यावेळी निश्चितपणे बंडखोरांचं तोंड देखील छोटंसं झालेलं असेल। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिलेगा और खासकर नवी मुंबई की दोनों सीट पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने नवी मुंबई के विकास के लिए बहुत काम किया है, लिहाजा इस बार यहां पिछला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और महायुति उम्मीदवार को बड़ी जीत हासिल होगी। कल रात मुंबई में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक आपस में भिड़ गए। काफी देर तक सड़कों पर हंगामा होता रहा। घटना मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की है। चुनाव प्रचार के दौरान ये हंगामा हुआ।
उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक आमने सामने आ गए। जमकर बहसबाजी हुई, काफी देर तक हंगामा होता रहा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मामला बढ़ा तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने दोनों गुटों के समर्थकों को जैसे तैसे समझाकर शांत करवाया। आरोप है कि शिंदे गुट के उम्मीदवार यहां लोगों के बीच पैसे बांट रहे थे, जिसका उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद मामला बढ़ा। नौबत पत्थरबाजी तक जा पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। उद्धव गुट के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। वहीं शिंदे गुट की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि हंगामे के दौरान महिलाओं से छेड़खानी भी की गई। बता दें कि इस इलाके से शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा उम्मीदवार हैं। और महाराष्ट्र में 17 नवंबर तक चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार है। अगले 4 दिनों में कांग्रेस की 75 रैलियां होंगी, तो घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाने की भी प्लानिंग की गई है। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी। आखिरी 4 दिन में कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में जोर लगाएंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता 75 रैलियां करेंगे। करीब 20 कार्यक्रम राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका के तय किए गए हैं। राहुल गांधी की मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सभाएं होंगी, तो प्रियंका की महाराष्ट्र में 4 सभाएं तय हैं। साथ ही पार्टी अध्यक्ष खड़गे करीब 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने ज्यादा फोकस रखा है। इसके अलावा मुंबई में आखिरी वक्त में राहुल और प्रियंका के रोड शो प्रस्तावित हैं। तो वहीं एमवीए के गारंटी कार्ड को भी कांग्रेस ने घर घर पहुंचाने का प्लान बनाया है। कांग्रेस के 3 शीर्ष नेताओं के अलावा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डिमांड सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी की है। मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रतापगढ़ी ज्यादा सभाएं कर रहे हैं। ताई ने माला पहना दी और मुझे लगता है कि ये माला जो है वो जीत की है, तो इसके असली हकदार जो है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब दानवे पाटिल का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कार्यकर्ता को लात मारते नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहब दानवे पाटिल से जुड़ी हैरान करने वाली बात सामने आई है। आरोप है कि पाटिल ने पार्टी के कार्यकर्ता को लात मारी है। इसका वीडियो भी सामने आ गया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि पाटिल ने कार्यकर्ताओं को फोटो फ्रेम से दूर रखने के लिए लात मारी। दरअसल दानवे पाटिल जालना विधानसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार अर्जुन खोतकर से मिलने गए थे। इसी दौरान ये घटना घटी। कार्यकर्ता का नाम शेख हमद बताया जा रहा है। बता दें कि राव साहब दानवे वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 बीजेपी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे में वो महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर बीजेपी और महायुति के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में पाटिल जालना सीट पर पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने एक कार्यकर्ता को लात मार दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जिस कार्यकर्ता को राव साहब ने लात मारी, उसका कहना है कि हमारी 30 साल से दोस्ती है। और मुंबई के साकीनाका इलाके में सीएम शिंदे का कांग्रेस समर्थकों ने घेराव किया। इस पर सीएम शिंदे गाड़ी से उतरकर कांग्रेस दफ्तर चले गए। उन्होंने पूछा कि क्या ये रवैया ठीक है। देखिए पूरी खबर। ऐसा सिखाते हैं कि आप लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से नाराज हो गए और अपनी गाड़ी से उतरकर कांग्रेस उम्मीदवार के दफ्तर पहुंच गए। वीडियो मुंबई के साकीनाका का है। जब शिंदे का काफिला यहां से गुजरा तो विपक्षी कार्यकर्ताओं ने शिंदे पर गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर दी, जिसके बाद शिंदे सीधे कांग्रेस पार्टी के प्रचार से जुड़े दफ्तर में दाखिल हो गए। ऐसा सिखाते हैं कि आप लोग। एकनाथ शिंदे चांदीवाली से विधायक दिलीप लांडे का प्रचार करके लौट रहे थे। सीएम शिंदे के जाने के बाद वहां चांदीवाली से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान भी पहुंच गए और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक नसीम खान ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और चुनाव के दौरान इस तरह की नारेबाजी होती रहती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ ही एक दूसरे पर सियासी हमले तेज हो गए। और महाराष्ट्र में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक, सीएए और वक्फ बोर्ड जैसे कानूनों से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मगर मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रे? ये डरने वाले नहीं हैं।
ये डरने वाले नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 साल से तुम डरा रहे हो, मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है, आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ। वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। इस सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी और बीजेपी की नव्या हरिदास के बीच मुकाबला है। तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग के बीच कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग उन्हें मौका जरूर देंगे। My expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me, and to work for them and to be their representative. मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेगा और मतदान करेगा। प्रियंका गांधी ने लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। I just hope that today everybody comes out and exercises their democratic right. I think it's the greatest strength that the Constitution has given people, and they should use it well. वहीं बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कहा कि कांग्रेस वायनाड के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए कभी भी उनके साथ नहीं जुड़ी। कांग्रेस के नेता वायनाड की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। और झारखंड में पहले फेज की वोटिंग जारी है। आज 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड चुनाव में पहले फेज का मतदान जारी है। पहले चरण में 43 सीटों पर बड़ा चुनावी इम्तिहान है। रांची के संत फ्रांसिस स्कूल के बूथ पर सीएम हेमंत सोरेन ने मतदान किया। इसके साथ कल्पना सोरेन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उन्हें इस बार भी जन समर्थन मिल रहा है। अपील करता हूँ महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। जमशेदपुर में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने मतदान किया। इस बूथ पर रघुवर दास की बहू और बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। रांची में जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि शहर और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए जनता उन्हें मौका देगी। उधर कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि जनता को वोट की ताकत से अगले 5 साल का भविष्य तय करने का मौका मिला है। और झारखंड के पूर्व सीएम और सरायकेला से बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने कहा कि कोल्हान रीजन में इस बार बड़ा बदलाव होगा, तो कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को खारिज कर दिया। कोल्हान में 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14 भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम काम करते रहे, उस काम को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। लोगों जो झारखंड के लोग हैं उनको उनका हक और हुकूक देना चाहते हैं। उम्मीद तो अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि हमने काम किया, हम लोगों के बीच रहे हैं, हमने कैंपेन तरीके से किया। हमारे तमाम नेता यहाँ आए और उन्होंने जो बातें कही है वो रियलिस्टिक है, लोगों ने विश्वास किया है। और हम समझते हैं कि जो आज चुनाव हो रहा है उसमें अधिकतर सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। ये सही है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से दावा करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे दावों में दम है। और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पहले फेज में बीजेपी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो जेएमएम ने दावा किया है कि जनता एक बार फिर नफरत करने वाले दलों को सबक सिखाएगी। हमें आशा है कि इसी तरीके से खरसवां की जनता मतदान आज कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और आने वाले दिनों में नीतिपरक विषयों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका जहां निभाएंगे, वह विकासात्मक
कार्य योजना में उसकी अच्छी भागीदारी होगी कि वो जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो रहे हैं। झारखंड की जनता अब तय कर चुकी है कि हमें विकास के साथ जाना है, हमें नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं जाना है, हमें हेमंत सोरेन के साथ जाना है। और आज सुबह से ही जो खबरें आ रही हैं, बहुत भारी संख्या में लोग लाइन में हैं, कतारबद्ध हैं, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मैया सम्मान निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा इस चुनाव में। और राज्य में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की जनता सोरेन सरकार के 5 सालों में हुए भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी, लिहाजा इस बार बदलाव होगा। बीजेपी के आरोपों का जेएमएम ने भी जवाब दिया। सालों में त्रस्त हो गई है, ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। कहते हैं ना, ब्लॉक में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, थाने में कोई पैसा लिए काम नहीं होता, ब्लॉक बिकते हैं, थाना बिकता है। और आप कह लो भ्रष्टाचार का ये आलम कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब राज्य की जनता 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, तय है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं और वोटर जानते हैं कि हम कौन हैं। हम वोटर को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। वोटर हमें जानता है, पहचानता है, समझता है। पूरा आशीर्वाद मिलेगा, प्यार की कोई कमी नहीं होगी और पूरा समर्थन भी होगा। हमें वोट भी मिलेगा, हमें साथ भी मिलेगा। और झारखंड चुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जनता से झूठे वादे किए, अब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर भी जीत का दावा किया है। आप यहाँ पर पहुंचे हमेशा की तरह, कोई मुकाबला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई मुश्किल? क्योंकि मेहनत तो खूब की है बीजेपी ने। अपनी धरती, अपना गांव, अपना क्षेत्र, अपने लोग, ये प्यार और विश्वास के रिश्ते हैं। यहाँ परिवार है जनता और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, मामा के साथ है, कमल के फूल के साथ है। रमाकांत भार्गव जी भारी बहुमत से जीते। झारखंड के आप प्रभारी हैं सर, खूब मेहनत आप वहाँ पर भी कर रहे हैं। आपसे हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, आपने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियाँ बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ ये जो लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, क्या आपको उस योजना का वहाँ सामना करना पड़ रहा है, उससे लड़ना पड़ रहा है? देखिए, वो ढोंग कर रहे हैं। 5 साल पहले कहा था कि हम हर महिला को 2000 रुपया देंगे, 4 साल 10 महीने नहीं दिए। जब चुनाव आ गया तो 1000 ले लो, टुकड़े डालने आ गए। और सीधी चलते हैं महाराष्ट्र के शिंदखेड़ा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नीट, IIT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूल में ओबीसी का 27% आरक्षण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ धुरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी 4थी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। भाइयों बहनों, इन्होंने पूरा जीवन तुष्टीकरण करने का काम किया। तो अमित शाह महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए और आरक्षण पर उन्होंने कहा कि
जो आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था है हम उसे बनाए रखेंगे और कांग्रेस इसे तोड़ना चाहती है वो हम नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी 16 से 21 नवंबर के बीच नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे। ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल लीडर से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। भारत के लिए पीएम मोदी का ग्लोबल साउथ मिशन रणनीतिक रूप से बहुत अहम है और 3 महाद्वीप के देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का मौका है। पीएम मोदी का नाइजीरिया दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये 17 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। ब्राजील में होने वाला G20 सम्मेलन इस बार इसलिए खास है क्योंकि इस बार दिल्ली में हुई G20 बैठक लीडर्स डिक्लेरेशन के परिणामों की समीक्षा होगी। रियो डी जेनेरो में पीएम मोदी 18-19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील G20 में ग्लोबल लीडर से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 16 और 17 नवंबर को पीएम मोदी नाइजीरिया में रहेंगे। 19 से 21 नवंबर तक पीएम गुयाना की यात्रा पर रहेंगे। 56 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का यह दौरा होगा। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का स्टैंड रखेंगे। पीएम का नाइजीरिया दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि नाइजीरिया में 200 भारतीय कंपनियों ने 27 अरब डॉलर का निवेश किया है, जो गहरे आर्थिक संबंधों को दिखाता है। गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच एक शूटर की गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते गैंगवार और हाल की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई में जुट गई। सूत्रों का कहना है कि कल रात एक साथ कई ठिकानों पर छापे मारे गए। लॉरेंस और कौशल चौधरी गैंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। साथ ही हिमांशु भाऊ, काला जठे समेत दूसरे गैंग के खिलाफ भी छापे मारे गए। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में दीपक बॉक्सर गोगी गैंग के शूटर मोगली को गिरफ्तार कर लिया है। 4 नवंबर को मोगली ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। दिल्ली के नागलोई और अलीपुर में फायरिंग की घटना हुई थी। दोनों जगहों पर कारोबारी के घर को निशाना बनाया गया। पुलिस ने शूटर के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान शूटर मोगली के पैर में गोली लगी। जानकारी के मुताबिक भागने की कोशिश करते वक्त मोगली ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि वांटेड शूटर मोगली ऐप के जरिए यूएसए यानी अमेरिका में बैठे मोंटी से लगातार बात कर रहा था। मोंटी गोगी गैंग से है और गैंग को यूएसए से ऑपरेट कर रहा है। और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह के मोबाइल पर धमकी भरी फोन कॉल आई। पटना के दानापुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच जारी। अक्षरा सिंह को जिस शख्स ने कॉल किया उसने उनसे पैसे मांगने के साथ साथ गाली गलौज भी की। साथ ही कहा कि 50 लाख रुपए 2 दिन में नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे। हालांकि एक्ट्रेस ने सूझबूझ दिखाते हुए मामले की शिकायत दानापुर थाने में की है। एक करीबी को भेजकर उन्होंने लिखित में एप्लीकेशन दी और मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें लिखित शिकायत मिली है। साथ ही वो दोनों मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल कर रहे हैं। 11 नवंबर को अक्षरा सिंह को 2 अलग अलग नंबर से कॉल आया और उसे उठाते ही अक्षरा से अभद्र भाषा में बात की गई और धमकाया गया कि पैसे नहीं दिए तो हत्या कर दी जाएगी। पटना पुलिस इस पूरे केस पर अपनी पैनी नजर बनाए और छानबीन में जुट गई। अक्षरा सिंह से पहले शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान को भी कुछ ऐसी धमकियां मिली थी। किंग खान के केस में तो मुंबई पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सलमान खान के मामले में पुलिस शिकंजा कस रही है। दिल्ली में आज आसमान में धुंध की परत छाई रही, जिससे विजिबिलिटी कम रही। कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया। लोगों ने आंखों में जलन की भी शिकायत की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में कोहरा छाने की संभावना जताई थी। दिल्ली में इसका असर दिखा, लेकिन धीरे धीरे स्मॉग में बदलता नजर आया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार धीमी हुई और प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी हुई। कई जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह AQI 354 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया। दिल्ली में सुबह 6 बजे AQI 354 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 403 रहा। जहांगीरपुरी में भी AQI 400 के पार पहुंच गया। मुंडका में AQI 405 दर्ज किया गया। रोहड़ी में AQI 400 के पार रहा। वजीरपुर में AQI 421 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सीजन का पहला हल्का कोहरा छाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली अभी भी गैस चैम्बर बनी हुई है और AQI दिल्ली का औसत 349 तक पहुंच चुका है। हालांकि विजिबिलिटी साफ है, लगभग 200 मीटर तक की विजिबिलिटी है, लेकिन दिल्ली अभी भी पॉल्यूशन की मार को झेल रहा है। दिल्ली में अगर AQI की बात की जाए तो औसत AQI 349 तक पहुंच चुका है।
और दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज सुबह से धुंध छाई हुई है। इसी के साथ लोगों को ठंड का भी एहसास हो रहा है। नवंबर महीने में सुबह सुबह आसमान में कोहरे जैसी सफेद चादर देखकर लोग हैरान हैं। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम दिखी। दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर गाड़ी चलाई जा रही है। वाहनों की रफ्तार काफी कम देखी गई। दरअसल ये कोहरा नहीं, प्रदूषण की धुंध है जिसने दिल्ली नोएडा के आसमान को कवर कर लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय धुंध की चादर छाई है और शहर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दरअसल नोएडा में भी हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच चुकी है। नोएडा में AQI 380 है। खराब हवा की वजह से आसमान में धुंध की चादर छाई दिखी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब, यूपी समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे 100 मीटर विजिबिलिटी रही। वहीं हिंडन एयरपोर्ट और पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 10 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर पीएम मोदी के पैर छुए। दरभंगा एम्स शिलान्यास के दौरान नीतीश कुमार ने अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री के पास तेजी से आए। वो दोनों हाथों से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। ये मंच की तस्वीरें दरभंगा में आज का जो कार्यक्रम था, ये देखिए नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए पहले उन्होंने हाथ जोड़े, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छुए। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन्हें उठाया और वहां पर साथ की बगल की कुर्सी में उनको बिठाया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही अलग तस्वीर है। बिहार की राजनीति की बात करें, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें। हालांकि ये मंच था आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, शिलान्यास का एम्स के। देखिए, ये नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है। ये नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से इतना बड़ा सौगात दे के गए, तो पूरे बिहार के जनता की तरफ से उन्होंने पैर छू के अभिवादन करके अभिवादन किया उनका। ये हमारा संस्कार है, ये एनडीए का संस्कार है। इस चीज़ पर आरजेडी वाले उंगली उठाते हैं तो आरजेडी कुसंस्कारी पार्टी है। इनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग उज्जट हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। समाज में सम्मान बहुत बड़ा चीज़ होता है। अपने से बड़े का सम्मान करना, पैर छूना, हाथ जोड़ना, ये कोई गलत काम नहीं, ये सम्मान देना है। जब इतना बड़ा सम्मान प्रदेश को मिला है, इतना बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं उत्तर बिहार और मिथिला को, तो अगर नीतीश जी पैर छू के उनका सम्मान किए तो नीतीश जी का बड़प्पन है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यूपी की मथुरा रिफाइनरी में कल भीषण धमाका हो गया। धमाके में 10 अफसर और कर्मचारी झुलस गए। मथुरा रिफाइनरी से उठती आग की लपटें बता रही हादसा कितना भयानक हुआ है। बताया जाता है कल देर शाम शटडाउन के बाद स्टार्टअप एक्टिविटी के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। हादसे के वक्त कई कर्मचारी मौजूद थे जो आग की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि अधिकारी समेत 10 कर्मचारी झुलस गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर, जिन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल भेजा गया है, जबकि 5 का रिफाइनरी के अस्पताल और 2 का सिम्स में इलाज चल रहा है। मैं डॉक्टर दिनेश, यहाँ इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। रिफाइनरी से 4 पेशेंट आए थे। बर्न का पेशेंट बताया गया है और मरीज अभी अंडर ट्रीटमेंट में हैं। सभी मरीज स्टेबल हैं, कॉन्शियसन ओरिएंटेड हैं और लगभग 40 से 50% जले हुए हैं। क्या कुछ नाम है? नाम तो एक का हरिशंकर बताया गया है, एक का इरफान है और दूसरा एक राजीव है। आग पर काबू पा लिया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि रिफाइनरी में धमाके की तेज आवाज के बाद भीषण लपटें उठने लगी। बाहर हाईवे से भी आग की लपटें देखी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि बाहर की इमारतें भी हिल गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 इलाके में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक हादसा हो गया। इस दौरान एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। चलती कार चंद सेकंड में जलकर खाक हो गई। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जानी हानि नहीं हुई। एकदम से स्मेल सी आई और बाहर निकला तो धुआं से निकला। जब तक हम वो करते तब तक में आग लग गई। फिर हम गाड़ी से पीछे की तरफ भागे। अंदर सिलेंडर निकालने का ही मौका नहीं मिला। पूरा आग एकदम से भड़क गया। सर सेफ, आप सेफ नहीं? हाँ, सेफ निकल गए हम तो। सर कुछ स्मेल भी आई थी? हाँ, स्मेल आई। स्मेल आते हमने गाड़ी रोका। जब तक में हम बोनट खोलते तब तक आग पकड़ लिया। कार मालिक खुद कार चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार से धुआं निकलते देखा और तेजी से बाहर निकले। जब तक कार ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में कार स्वाहा हो गई। काफ़ी ट्रैफिक हो गया, मतलब आने जाने वाले लोगों को रोक दिया था उस टाइम,
जब जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे इस साइड से, तो उसके आधे घंटे बाद रोका गया जब गाड़ी में ज्यादा आग लग गई थी। कार में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और हरियाणा के फरीदाबाद में गैस पाइपलाइन से रिसाव के कारण हुए भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। विस्फोट पुरानी जीटी रोड पर लाला लाजपत राय पार्क के पास हुआ। जब एक सरकारी जेसीबी एक चाय की दुकान के पास पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रही थी, तभी भीषण विस्फोट हो गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस अग्निकांड में 3 मंजिला इमारतें समेत कई दुकानें पूरी तरह से जल गईं। वहीं एक जेसीबी समेत कई वाहन भी आग में क्षतिग्रस्त हो गए और आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। तो एकदम से पहले ब्लास्ट हुआ है, फिर आग लगी है, वो 3 मंजिल तक गई है आग। फिर सारे लोग भागे हैं तो उनको जगह नहीं मिली तो भागने की। सामने गड्ढा है, साइड में जगह नहीं है भागने की। उन जैन बैटरी वालों ने बैटरी वैटरी और सब चीज़ लगा के वहाँ भागे कहाँ से थे। मैंने तुरंत कॉल किया था 101 पे, जो मेरे को नंबर मिला है, तो उन्होंने बोला हम अभी भेज रहे हैं। पुलिस वालों को एम्बुलेंस को फायर ब्रिगेड भेजे। मैंने अर्जेंट बोला था कि भाई तेज़ आग लगी एकदम से, तो अर्जेंट भेजो जल्दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही। आखिर आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी होने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि कारण ये हादसा किसकी वजह से हुआ है। अभी देख रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर। हाँ, ये उसमें आग लगी है, लेकिन लगी किस वजह से वो देख रहे हैं। जी, कितने लोगों की जो है बॉडीज बताई जा रही हैं? अगर आप डेड बॉडी एक है। भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमिक ग्रोथ से दुनिया का हर देश जुड़ना चाहता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि मौजूदा वक्त भारत के लिए और पिछले 10 साल में इसकी विकास यात्रा अभूतपूर्व रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार के सीए यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% के बीच अनुमानित की है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हर क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। सीए का कहना है कि पिछले 6 महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ग्रामीण भारत में शानदार ग्रोथ दर्ज की। सीए का कहना है कि 20 से 30 साल पहले भारत जो आयात शुल्क वसूलता था वो अब काफी कम हो चुका है। इसने निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। खास बात यह है कि 100 से ज्यादा श्रमिक वाली फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय सेक्टर में सुधार, टैक्सेशन, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काफी जोर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अब भी महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए नीति बनानी होगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने यह भी कहा है कि आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भी अहम भूमिका है। उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर खास ध्यान देना होगा। उन्होंने सर्विस सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनौती मिलने की बात कही है, जिसके लिए तैयार रहना जरूरी होगा।